हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन की इस लेक्चर सीरीज में ये हमारा तीसरा पार्ट है और हम अभी प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास के कितने भाग हैं और इतिहास का महत्व क्या है हमें पढ़ने के लिए। इसके बाद हमने जो उत्तराखंड है उसका पौराणिक और भौगोलिक महत्व देखा और क्यों उत्तराखंड में बड़ी बड़ी जो मतलब महाजनपदें हैं, 16 महाजनपद हैं, उनमें से एक भी क्यों उत्तराखंड में नहीं बनी, छोटे छोटे जनपदों तक ही क्यों सीमित रह गया उत्तराखंड। उसके बाद आज जो हमें पढ़ना है वो है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जनजातियां, शैल चित्र और आदिम सभ्यता के प्रमाण, हमें ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पाषाण काल। देखो आपको मैं एक चीज बताती चलूं कि जो प्रागैतिहासिक काल है, यदि आपने भारतीय इतिहास पढ़ा हो तो प्रागैतिहासिक काल किस तरीके का है। प्रागैतिहासिक काल तीन भागों में विभाजित किया जाता है और वो तीन भाग क्या क्या है। पहला है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, है ना। और तीसरा है नवपाषाण काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो शुरू होता है पाषाण काल से ही, है ना, क्योंकि सबसे पहले कुछ और था नहीं, सिर्फ पत्थर थे और प्रकृति थी और मानव था। तो पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित कर दिया उसकी प्रकृति के आधार पर, उस समय की समाज की प्रवृत्तियों के आधार पर। तो पहला है पुरा पाषाण काल, है ना, और दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड में पाषाण काल के क्या क्या प्रमाण मिले हैं। तो देखो उत्तराखंड में जो पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं उसमें शैलाश्रयों में मिले आदि मानव के चिन्ह। तो क्या क्या किस प्रकार के। अल्मोड़ा जिले के बड़े छीना गांव में सुयाल नदी तट पर स्थित लखुदियार शैलाश्रय। देखो जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तब भी लखुदियार का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है कि लखुदियार शैल चित्र मिले हैं। एक हम लखुदियार के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा हम भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दोनों जो शैल चित्र हैं ये भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से लखुदियार शैल चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। और लखुदियार कहाँ पर स्थित है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भारतीय इतिहास में याद रखने के लिए नहीं जरूरी है, लेकिन जब आप उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो अल्मोड़ा जिले के बड़े छीना गांव में सुयाल नदी तट पर स्थित लखोदियार शैलाश्रय सर्वाधिक समृद्ध स्थल है। 1960 के दशक में डॉक्टर एमपी जोशी द्वारा इसकी खोज और अध्ययन किया गया। किसने खोज की? एमपी जोशी जी ने खोज की इसकी। लखोदियार का अर्थ मतलब क्या है कि 1 लाख गुफाएं, है ना। तो 1 लाख गुफाएं क्या बता रही हैं कि उस समय का जो मानव था उसके आश्रय स्थल थी ये लखुदियार गुफाएं, यानी कि 1 लाख गुफाएं। चमोली जिले के ग्वारख्या, डुंगरी, किमनी और मलारी और उत्तर काशी के हुडली में भी शैल चित्र मिले हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा आपको मन दिमाग में रहना चाहिए कि ये जगहों पर शैल चित्र मिले हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके पास विकल्पों में तो आप बता सकें। उसके बाद पिथौरागढ़ के बनकोट में भी प्रागैतिहासिक शैलाश्रय पाए गए हैं। तो कहाँ पर पाए गए हैं ये महत्वपूर्ण है, पिथौरागढ़ के बनकोट में। तो पिथौरागढ़ पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बनकोट में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय पाए गए हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं ये जो फैक्ट्स हैं। उसके बाद जो शैल चित्रों की विशेषताएं हैं, जिस प्रकार के हमें शैल चित्र मिले हैं वो कैसे शैल चित्र हैं ये हमें देखना है। तो पहले तो क्या है कि रंग और उनका माध्यम कैसा था। तो जो उस समय के चित्र मिले उनका रंग क्या था। तो काला रंग, लाल रंग और सफेद रंग, इन तीन रंगों से कोई चित्र, शैल चित्र बनाया गया था। तो काला रंग कहाँ से मिला होगा? कोयले से बना होगा, क्योंकि देखो उस समय बस प्रकृति थी, ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई मशीनें थी, कुछ भी नहीं था कि आपने एक कलर से दूसरा कलर मिला करके कुछ बना लिया या कर लिया। तो प्रकृति से जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा था बस वहीं से वो रंग बना करके चित्रकारी कर रहे थे। तो काला रंग कोयले से मिला। लाल
जो है वो गेरू से मिला। गेरू आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर त्योहारों के समय में। यदि आप गांव में जाएंगे तो गांव में देखेंगे कि दो प्रकार की चित्रकारी हमें देखने को मिलती है, दो प्रकार के रंगों से बनी। कौन कौन से रंग? एक तो व्हाइट कलर होता है, और एक ये जो गेरुआ कलर होता है, मतलब कि जो रेड जैसा जैसा कलर होता है, एग्जैक्टली रेड नहीं होता, रेड जैसा होता है, लाल जैसा होता है। वो किससे बना होता है? वो गेरू से बना होता है। और गेरू से बनी हुई जो आकृतियां होती हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं जब उसमें सफेद कलर भी मिलाया जाता है। तो जो गांव के लोग हैं वो सफेद कलर कहाँ से लाते हैं? वो सफेद वो वाला नहीं होता कि डिस्टेम्पर या एशियन पेंट्स उन्होंने यूज कर लिया, वो कलई का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही ये लोग जो है, कलई किससे बनी होती है? चूने से बनी होती है। तो ये लोग भी सफेद का इस्तेमाल, ऐसा बोला जाता है कि शायद चूने से करते होंगे, क्योंकि चूना ही बहुत आसानी से उपलब्ध होगा वहां पर। और लाल रंग जो है वो गेरू से बनाया। अब और क्या चित्र बना रहे हैं वो? देखो, मैंने आप लोगों को पिछले उसमें लेक्चर में भी बताया था कि पशु और शिकार के दृश्य मिलते हैं, है ना, कि कौन कौन से जानवर का शिकार किया या किस जानवर पर वो बैठकर शिकार कर रहे थे। तो जैसे हिरण, बकरी जैसे पशु तथा शिकार व संग्रहण के दृश्य अंकित है। तो पहले मानव घुमंतु था, ऐसे नहीं था कि एक जगह घर बना लिया और रुक गया। जहां शिकार किया, रात हो गई, मौसम खराब हो गया, गुफा में जगह मिली, रुक गया, है ना। उसके पास ऐसी चीजें भी नहीं थी कि अरे घर जाना है क्योंकि मेरी चीजें वहां पड़ी हैं, नहीं, कोई टेंशन ही नहीं थी। तो अब, है ना, लेकिन क्या टेंशन थी? डर तो था, जंगली जानवरों का डर था, मौसम के खराब होने का डर था, है ना। तो अब क्या है, मानव आकृतियों के चित्र मिले हैं। जैसे समूह नृत्य करते मनुष्यों की पंक्तियां, मैंने आपको बताया था कि चित्र में यदि समूह बना है तो हमें ये भी पता लगता है कि उस समय का समाज काफी सामूहिक था, सामूहिक रूप से ये त्योहार इत्यादि बनाते थे। फिर क्या है, ज्यामितीय आकृतियां मिली हैं। ज्यामितीय आकृतियां कैसी मिली? तरंग रेखाएं, बिंदु समूह व टेक्टिफॉर्म छत के आकार की आकृतियां। तरंग रेखाएं मतलब देखो, बिंदु समूह तो ऐसे होगा, इस तरीके के कुछ बना दिए उन्होंने। एक, जैसे आज भी अगर आप पुरानी जगहों पर देखो ना, जो बूढ़े लोग होते हैं वो चित्रकारी कैसे करते हैं, ये तो इनको बोला तरंग रेखाएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से चित्रकारी उस समय की जाती थी, है ना। तो ये जो है, ये शैल चित्रों की विशेषताएं हैं कि चित्रों में क्या मिला करता था, उस समय का समाज कैसा था। तो हमें ये भी पता लगा कि अगर इस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल हो रहा है तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये प्राकृतिक जो रंग है उनका ही इस्तेमाल करते थे बस, आर्टिफिशियल उनके पास आएंगे ही कहाँ से, है ना। तो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे। मानव आकृतियां होती थी, और उसमें क्या है कि समूह नृत्य करते मनुष्यों की पंक्तियां, एक और 34, दूसरी ओर 28 आकृतियां। तो फिर जो हिस्टोरियंस है उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला होगा कि एक और 34 है, दूसरी ओर 28 है, ऐसा क्यों, है ना। तो ये भी उन्होंने निष्कर्ष से निकाला हुआ कि समाज कैसा था। पशु और शिकार दृश्य, यानी कि लोग सिर्फ शिकार पर निर्भर थे अपने कार्यों के लिए। और उसके बाद ज्यामितीय आकृतियां क्या दर्शाती हैं कि अभी बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं हुई है चित्रकारी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं और बना करके अपना भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि लिपि थी नहीं उस वक्त, और जो वो देखते थे वो बना लेते थे। तो यही मैंने ये भी बताया था कि यदि पशु पर महिलाएं बैठी हुई हैं तो इसका मतलब ये बताता है कि उस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक तो नहीं था। तो समाज फिर कैसा था, उसको हम बोलेंगे कि इगैलिटेरियन सोसाइटी उस समय की थी। इंग्लिश में बोलते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि समानता पर आधारित समाज, है ना। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भेदभाव नहीं था कि महिलाएं जो है वो घर में रहेंगी, बच्चे पैदा करने का काम करेंगी और बाकी कुछ नहीं करेंगी, है ना। तो समानता पर आधारित समाज था। ठीक है, तो अब हमने इस वीडियो में देखा कि क्या क्या हमें एविडेंसेस मिले हैं पाषाण काल के, क्या शैल चित्र से हमें क्या देखने को मिल रहा है, उनका समाज हमने डिकोड किया कि उस समय का समाज कैसा था। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।